हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमारा नेशनल इनकम एग्रीगेट्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया। इस लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर में एक्चुअली हमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ने को मिलती हैं कि भाई कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। Basically, there are three methods. First method is what? Value added method. Second is income method and third is expenditure method. तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, थ्री मेथड्स का इंट्रोडक्शन, और इस लेक्चर में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर हम नेशनल इनकम के कंसेप्ट पे बात करें तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट में ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर बता चुका हूं, दैट इज नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। फिर भी अगर हम बात करें नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को आसान जबान में बोले तो इनकम ऑफ एंटायर नेशन। लेकिन अगर हम टेक्निकली बोलें तो क्या होता है, नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्या है ये वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस किए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। ठीक है, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के दौरान आपकी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी टोटल वैल्यू जो है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेशनल इनकम। ठीक है, अब आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी। अच्छा, इस नेशनल इनकम को अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी अवर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जीडीपी को अगर आप क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी व्हाट, जीडीपी पर कैपिटा। अब ये नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की देयर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड होती हैं। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड और द वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड होती है हमारी द इनकम मेथड एंड थर्ड इज व्हाट, द एक्सपेंडिचर मेथड। और एक बात याद रखिएगा कि तीनों से जो नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है वो नेशनल इनकम की वैल्यू हमेशा सेम होगी। ठीक है, अच्छा, नेशनल इनकम को अगर हम टेक्निकली बोले, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नेशनल इनकम के डिफरेंट एग्रीगेट्स बताए थे, तो नेशनल इनकम को टेक्निकली हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट व्हाट, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। तो आप एनएनपी एट एफसी चाहे इनकम मेथड से कैलकुलेट करो, वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट करें या एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम विल रिमेन द सेम। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये थ्री डिफरेंट मेथड्स है और आपके सर्कुलर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को शो करती है। और एक इकोनॉमी में ड्यू टू सर्कुलर फ्लो तीनों पर्सपेक्टिव से वैल्यू सेम रहती है। जैसे मैं कहूं कि मैंने अगर किसी से कोई लैंड ली, अगर मैं किसी से कोई लैंड लेता हूं, किसी बंदे से, मैं एज अ प्रोड्यूसर इससे लैंड ली, तो इसके अगेंस्ट में क्या कर दूंगा, रेंट पे कर दूंगा। तो इसमें होगा ये कि मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर 1000 रुपीज के यूज किए तो इन रिटर्न आई विल पे 1000 रुपीज एज द फैक्टर पेमेंट। तो अगर एक बंदे का एक्सपेंडिचर 1000 रुपीज का है तो नेचुरली दूसरे बंदे की इनकम भी 1000 रुपीज की ही होगी। फिर उसी 1000 रुपीज का आगे क्या करेगा, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किससे करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज किसने प्रोड्यूस की, अल्टीमेटली फॉर्म सेक्टर ने प्रोड्यूस की। ठीक है, अब फॉर्म सेक्टर ने जो गुड्स एंड प्रोड्यूस की, उस गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, उसके अंदर उसने वैल्यू एडिशन किया होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज भेजी होगी और अलग अलग प्रोसेस से चल करके आ रही होगी। तो इसीलिए जो नेशनल इनकम होता है वो तीनों मेथड से हमारा नेशनल इनकम इज विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, तो फर्स्ट इज व्हाट, वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड इज द इनकम मेथड एंड थर्ड इज द एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, जैसा नाम से लग रहा है, वैल्यू एडिशंस करते हैं। ठीक है, वैसे मैं अभी इसको बाद में और डिटेल इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। पहले बताऊं, इनकम मेथड जो होता है पूरी तरह से किस पर एम्फेसाइज करेगी, इनकम्स के ऊपर। और इनकम्स किसकी, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या मैं इसको शॉर्ट में कहूं तो वी बेसिकली एम्फेसाइज ऑन द फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम के ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं। नाउ कम टू द थर्ड मेथड, दैट इज व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये एक्सपेंडिचर डन बाय द डिफरेंट सेक्टर्स, ये होता है इनकम अर्न बाय डिफरेंट फैक्टर्स, एक्सपेंडिचर डन बाय द डिफरेंट सेक्टर्स। अब हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करें कि वैल्यू एडेड मेथड से हमारी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। तो मैं पहले
वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर हम वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये है द वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम। क्या बोला इसने? इट मेजर्स द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ व्हाट वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ और एन एंटरप्राइजेस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें इसमें वैल्यू एडेड, तो ये नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम मींस इनकम ऑफ एंटायर नेशन, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेकंड टर्म, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, जब भी कभी इकोनॉमिक्स में वर्ड इकोनॉमी यूज होता है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर नेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम किसकी बारे में बात कर रहे हैं? मैक्रो के मींस पूरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और एंटरप्राइज का पहले कंसेप्ट समझ ले, मैं इसको बाद में एक बार और इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे पहले वैल्यू एडेड बताना है। देखिए, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और एंटरप्राइज जो भी हो, जो भी आप प्रोड्यूसर सेक्टर के बंदे हैं, अगर भले आप कौन हैं, आप किस काम में लगे हैं, वेदर यू आर एंगेज्ड इन व्हाट एक्सट्रैक्शन, आप किस में लगे हैं? एक्सट्रैक्शन में लगे हैं। आप किस में लगे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में लगे हैं। ठीक है, आप इसके अंदर मान लो क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में लगे हैं या फिर ट्रेडिंग में लगे हैं। ट्रेडिंग में मींस फिनिश गुड्स बाय करके फिनिश गुड्स सेल करना, या फिर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लगे। ठीक है, आप कोई में किसी में भी लगे हैं और तो जो आपकी प्रोड्यूसिंग यूनिट या जो आपकी एंटरप्राइज है, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसिंग यूनिट और एंटरप्राइज, जिसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में बोलते हैं एंटिटी। ठीक है, अ यूनिट क्रिएटेड टू कैरी आउट द बिजनेस ऑपरेशंस। एक्सट्रैक्शन के अंदर कौन लगा है? जो कोल माइंस में से कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल वेल में से ऑयल निकालते हैं, या हमारे जो फार्मर्स हैं जो क्या करते हैं? खेती करते हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकालते हैं और जो हम नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑल दोज आर कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्शन यूनिट्स। मैं भी और इस पे डिटेल में डिस्कशन करूंगा क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी यहीं से उठेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो ट्रेडर वो जो फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स में डील करते हैं, और सर्विस इंडस्ट्री मींस जो ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीफोन एक्सपेंस है, या मैं कहूं एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, ये सब किसमें आ जाएंगी? हमारी सर्विस इंडस्ट्री में। तो ऑल दीज आर द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ये सब अपने आप में क्या कहलाएंगी? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स अल्टीमेटली कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करें अबाउट द वैल्यू एडेड, तो मैं पहले वैल्यू एडेड की डेफिनेशन लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहां पर वैल्यू एडेड की डेफिनेशन लिखी है। वैल्यू एडेड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या आया? द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है, इन द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे भी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड थे, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखिए क्या बोला इसमें? इट रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज आ गया ना, ये जो कंसेप्ट है एंटरप्राइज, वही एंटरप्राइज यहां पर आ जाएगा। तो एंटरप्राइज के अंदर तो एंटरप्राइज हो सकता है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हो सकता है, ट्रेडिंग यूनिट हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट हो सकता है, कोई भी एंटरप्राइज एक्चुअली इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा वैल्यू एडेड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फ्लो चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। अब देखिए, ये करंट फ्लो के कंसेप्ट पर हम पहले बात करते हैं। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ करंट फ्लो। एक्चुअली क्या होता है, जो भी गुड्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूं या ये बोर्ड यूज कर रहा हूं, या कोई भी प्रोडक्ट अपने आसपास यूज करते हैं, कोई एडिबल आइटम्स हो, आपके वेयरिंग एपरल्स हो, आपकी डेनिम हो, आपका शू हो, आपका मोबाइल हो, आपकी कार हो, आपका लैपटॉप है, whatever item we are using, तो इसकी एक पूरी की पूरा फ्लो होता है। इसका पूरा फ्लो चलता है, कहां से कहां पहुंचता है। देखिए, एक्चुअली ये फ्लो स्टार्ट होता है फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन। हर चीज अल्टीमेटली आती कहां से है? नेचुरल रिसोर्स है। दुनिया की हर चीज अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज से ही आती है। तो एक्सट्रैक्शन होता है, और एक्सट्रैक्शन से फिर हम कहां पर पहुंचते हैं? वी बेसिकली यूज टू रीच टू द कंज्यूमर, या मैं कहूं उसको हम कंजम्पशन पर लेकर जाते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट फ्लो, या हम उसको बोले तो करंट फ्लो। जो अभी फ्लो चल रहा है, दैट इज व्हाट करंट फ्लो, या इसको फ्लो बोला जाता है। एक्सट्रैक्शन से लेकर कंजम्पशन में पूरी की पूरी एक साइकिल होती है, लंबी चौड़ी साइकिल। वो जो साइकिल चलती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट करंट फ्लो, या हम उसको बोलते हैं फ्लो। ओके, अब देखिए, एक्सट्रैक्शन से सीधे कंजम्पशन पर जाने में थोड़ा सा टाइम, और इसके अंदर क्या लगता है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाता है। कैसे? गुड्स एक्सट्रैक्ट होगा, एक्सट्रैक्शन का काम कौन करेगा? फार्मर करेगा। अब ये जो फार्मर गुड्स को एक्सट्रैक्ट करता है,
ये बनता है क्या अपने आप में रॉ मटेरियल, और ये रॉ मटेरियल ये किसको पास कर देगा, बेसिकली इट विल बी पास्ड टू द मैन्युफैक्चरर्स। किसको दे देगा, ये मैन्युफैक्चरर को दे देगा। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा इसके ऊपर, मैन्युफैक्चरर यूज टू डू व्हाट, प्रोसेसिंग ऑन इट, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद अपना प्रॉफिट ऐड करेगा और उठा करके फिर आगे दे देगा। लेट सपोज मैं सीधे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले जाता, होलसेलर को, ठीक है, अभी होलसेलर को, वैसे डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है इसमें, तो होलसेलर जो है ट्रेडर है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन तो ये हो गया एक्सट्रैक्ट करने वाला, उसके बाद मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर उसके बाद सारे जो होते हैं जितने भी सप्लाई चेन में होंगे ऑल दोज विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, ट्रेडर। तो होलसेलर इज आल्सो अ ट्रेडर। ये क्या करेगा, फिनिश गुड्स लिया और फिनिश गुड्स को ही आगे मार्केट में अपनी वैल्यू ऐड करके किसको बेच देगा, रिटेलर को। और रिटेलर भी क्या है, ट्रेडर है, और रिटेलर अपना प्रॉफिट निकालकर कंजम्पशन के लिए किसको बेच देगा, गुड्स को, कंज्यूमर को। तो ये हमारी ओवरऑल सप्लाई चेन, इसको हम यूजुअली सप्लाई चेन बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको हम फ्लो बोलते हैं, फ्लो ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, या हम बोले करंट फ्लो, जो अभी फ्लो अल्टीमेटली चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, करंट फ्लो, ठीक है। और यहां जाकर कंज्यूमर को फाइनली वो प्रोडक्ट कितने का पड़ता है, जितनी की भी वैल्यू पड़ती है उसके अंदर वो पड़ जाता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, करंट फ्लो। तो हमने ये कंसेप्ट एंटरप्राइज का पढ़ लिया, करंट फ्लो हो गया उसमें। ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि नेशनल इनकम जो है क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है नेशनल इनकम, ये सम टोटल है किसका, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपकी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, इंटरमीडिएट नहीं लेते। नाउ द ओनली वर्ड विच इज रिमेनिंग इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है हर एक एंटरप्राइज अपने अपने लेवल पर उस वैल्यू एडिशन में क्या कंट्रीब्यूट करता है, ये कंसेप्ट है। यहां से आपको वैल्यू एडिड का कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लीजिए कि जब एक्सट्रैक्शन किया फार्मर ने, तो फार्मर की जो इनिशियल कॉस्ट है वो जीरो है। अब इसने क्या किया, पूरी की पूरी फार्मिंग की, और फार्मिंग करने के बाद जो फसल उगाई उसकी वैल्यू लेट सपोज आ गई कितनी, 100 रुपीज, ठीक है। इसमें इसने अपनी सारी मेहनत भी ऐड कर ली, जो भी इसने लेबर था उस लेबर को भी ऐड कर लिया, थोड़ा बहुत मटेरियल लगा होगा, सीड्स वीड्स लगे होंगे, ये सब। या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेके चलूं कि भाई इसके अंदर इसने क्या किया कि इसने 50 रुपीज का सीड ऐड किया, 30 रुपीज की अपनी जो भी मेहनत है वो ऐड कर ली, तो क्या कॉस्ट आ गई इसमें 80 रुपीज, और उसमें इसने अपना 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड किया, और 100 रुपीज में फाइनली इसने क्या किया, इसको मैन्युफैक्चरर को ये गुड्स सेल कर दिया, ठीक है साहब। अब यहां से अगर हम चलें, ये क्या था इसका जो अदर मटेरियल था, ठीक है, और ये क्या था इसका लेबर का एक्सपेंस था, और फिर ये इसका अल्टीमेटली प्रॉफिट था। एनीवे, अब जब ये मैन्युफैक्चरर के पास गुड्स जाएगी तो मैन्युफैक्चरर इसमें और फर्दर वैल्यू एडिशन करेगा। ये क्या करा, इसने इसको इसकी कॉस्ट कितनी बैठ गई, 100 रुपीज की कॉस्ट बैठ गई। फिर इसके ऊपर इसने और क्या प्लस किया, इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट विच इज रुपीज 50, 50 रुपए की प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 150, और उसके बाद इसने क्या किया, अपना प्रॉफिट ऐड किया। मैं इसी में दोनों एक साथ ले लेता हूं, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट कितना, 70 रुपीज ऐड किया। अब ये 170 रुपीज में इसने उठाकर किसको, होलसेलर को सेल कर दिया। नाउ दिस 100 रुपीज द सेलिंग प्राइस फॉर द फार्मर एंड कॉस्ट प्राइस फॉर द प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर। फिर 170 विल बी द सेलिंग प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड कॉस्ट प्राइस फॉर द होलसेलर। एनीवे, इसने 170 में इसको बाय किया, इसको 170 रुपीज की कॉस्ट पड़ी, इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया, और अपने जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो दोनों ऐड करने के बाद 30 रुपीज ऐड करके 200 रुपीज में इसने अल्टीमेटली किसको सेल कर दिया, ट्रेडर को। ट्रेडर को कॉस्ट पड़ी 200 रुपीज की, इसने अपना प्रॉफिट और अपने एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद 50 रुपीज ऐड किया। फाइनली ही सोल्ड दिस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट 250 रुपए की वैल्यू का एक्चुअली पड़ा है। अब देखिए ये जो है दिस इज कॉल्ड एज द करंट फ्लो। और आपने देखा होगा मेरे एग्जाम्पल के अंदर हर एक एंटरप्राइज ने या हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने अपने अपने लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया। देखिए इसके लिए जो इनिशियल कॉस्ट थी वो क्या थी, 0 थी, ठीक है, और 0 से ये सीधे कितने पर आया, 100 पर। तो इसने अपने लेवल पर वैल्यू एडिशन किया कितने रुपीस का, 100 रुपीस का।
ठीक है। फिर इसको 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी और इसने 170 में बेच दिया, तो इसका वैल्यू एडिशन क्या होगा, कैसे निकालेंगे, 170 माइनस 100 दैट इज व्हाट 70 रुपीज। तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है आपको। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी वैल्यू एडिशन कितनी होगी, 200 में इसने सेल किया, 170 में बाय किया, तो 30 रुपी विल बी द वैल्यू एडिशन। ओके फाइन। और रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 250 में इसने सेल किया, 200 रुपीज में बाय किया था, तो 50 रुपीज विल बी द वैल्यू एडिशन। अब ये जो नीचे टोटल में लिखी हुई है दैट इज द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, तो ये इसको हम बोलते हैं टेक्निकली कंट्रीब्यूट करना। इसने अपने इस पूरे जो वैल्यू एडिशन है उसके अंदर 100 रुपए कंट्रीब्यूट किया, इसने 70 कंट्रीब्यूट किया, इसने 30 कंट्रीब्यूट किया, इसने 50 कंट्रीब्यूट किया, और जो चीज किसी जमाने में कुछ नहीं थी, जीरो थी, उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच गई, 250। जब कंज्यूमर के हाथ में आई तो वो प्रोडक्ट कितने का हो चुका है, 250 रुपीज का अल्टीमेटली हो चुका है। तो इसे बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मींस हर एंटरप्राइज जो अपना प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट उसके अंदर ऐड करता जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैल्यू एडिशन। आपने टैक्स का नाम सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। इवन जो हमारा जीएसटी है वो जीएसटी इज ऑल्सो वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स का मीनिंग क्या होता है, जितनी आप वैल्यू ऐड करेंगे सिर्फ उसके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। तो बस वही सेम टू सेम फंडा यहां पर है। जो प्रोड्यूसिंग यूनिट जितना अपना वैल्यू एडिशन एक्चुअली कर रही है, उतना वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर वो जितने वैल्यू ऐड कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एडेड अल्टीमेटली बोलेंगे। फाइन। अब देखिए यहां पर अब होता क्या है कि इकोनॉमी में मैंने आपको क्या बताया कि इकोनॉमी ओनली इन नेशनल इनकम वी बेसिकली इंक्लूड ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। ये गुड यहां पर फाइनल नहीं थी, इंटरमीडिएट थी, तो इस लेवल के ऊपर ऐड नहीं होगी क्योंकि कंज्यूम नहीं हो सकती थी। यहां पर भी इंटरमीडिएट थी, इधर भी इंटरमीडिएट थी, यहां आकर क्या बनी है, ये फाइनल गुड्स बनी है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज व्हाट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज ₹250। तो आप अपनी नेशनल इनकम में 250 रुपया ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये 250 रुपया जो होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। उससे पहले हर लेवल तक ये क्या थी, अपने आप में इंटरमीडिएट गुड्स थी। ये क्या कहला, ये क्या थी, अपने आप में इंटरमीडिएट थी। लेकिन जब तक आपकी गुड्स फाइनल नहीं बनती तब तक आप उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर सकते। ये इसका अल्टीमेटली रूल है। अब देखिए वैल्यू एडिशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, टेक्निकली इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला, मैं इसको हटा रहा हूं, तो फॉर्मूला वैल्यू एडिशन का अल्टीमेटली बनेगा वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल, GAV बोला जाता है इसको, हाँ GAV इज इक्वल्स टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसको हम आसान जबान में बोले सेल्स माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 100, सेलिंग प्राइस कितनी है 170, 170 माइनस 100 विल बी 70 रुपीज विल बी द वैल्यू एडेड। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 170, सेलिंग प्राइस 200, 200 माइनस 170 30। इसकी कॉस्ट प्राइस 200 थी, सेलिंग प्राइस 250 थी, वैल्यू विल बी व्हाट 50। तो इसको टेक्निकली बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मींस आपने कितने में उसको आगे बेचा या आपने कितने में उसको आगे बढ़ाया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखा जाए तो इसके अंदर देखें ये 100 रुपी इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट आप बोलेंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या सर, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मींस उसने जितने में इसको बाय किया था, उसको कितने की इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी, कितने में उसने खरीदा था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसके लिए एक्सट्रैक्शन पर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 100, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था इसके ऊपर, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना था 0, तो 100 माइनस 0 विल बी द 0। तो दैट इज व्हाट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन यूनिट। ठीक है, अब इस पर आइए, देखिए यहां पर 170 ये क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, और 100 में इसने बाय किया था, तो 100 विल बी द इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 70 रुपीज विल बी द ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसने कितनी वैल्यू ऐड की, 70 रुपया अपनी वैल्यू ऐड की। चले जी, अब आइए इसके अंदर होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एंड नाउ 30 रुपीज विल बी
द वैल्यू ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलेंगे। अगेन कम टू दिस, तो ये क्या होगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट इसने बेचा है, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 था, तो दिस विल बी द ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो यहां पर हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट का ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट पे अभी फिर से वापस आऊंगा एक बार। एक बात ये देखिए, मैंने क्या कहा कि इसने क्या बोला है, इट मेजर्स, इसकी डेफिनेशन पर फिर से आते हैं, इट मेजर्स द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड। अगर आप इस वर्ड पर ध्यान दें, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितनी जितनी वैल्यू एडिशन जिसने की है उसको प्लस कर दो, आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा अभी, फाइनल गुड्स की वैल्यू 250 थी, आप इससे मत करो, इसकी बजाय अच्छा अगर आपको फाइनल गुड्स की वैल्यू नहीं मिलती तो आप हर प्रोड्यूसिंग यूनिट्स का वैल्यू एडिशन पता कर लेंगे, भाई आपका वैल्यू एडिशन कितना है, इसका वैल्यू एडिशन कितना है। हमने पूछा कि भाई एक्सट्रैक्शन पे वैल्यू एडिशन कितना है, तो देखिए एक्सट्रैक्शन पर वैल्यू एडिशन था कितना, 100 रुपीज, तो एक्सट्रैक्शन के लेवल पर वैल्यू एडिशन था 100। उसके बाद सेकंड मैन्युफैक्चरर के वैल्यू पर लेवल पर, तो मैन्युफैक्चरर पर वैल्यू एडिशन था 70 रुपीज। ठीक है, खर्चा भी होगा और प्रॉफिट भी, हाँ सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, जितना अपनी जेब से लग रहा है दैट इज वैल्यू एडिशन। एनीवे होलसेलर के लेवल पर वैल्यू एडिशन था 30 और रिटेलर के लेवल पर वैल्यू एडिशन था 50। अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आंसर विल बी 250 विच इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ये एक और अप्रोच है कि भाई आपको अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलती, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप तो हर एंटरप्राइज हर प्रोड्यूसिंग यूनिट पर जाकर उसका वैल्यू एडिशन मालूम कर लो, और जब सारे के सारे पूरे फ्लो ऑफ सर्विसेज के अंदर वैल्यू एडिशन को प्लस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, क्या बताया मैंने, इट मेजर्स द नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड क्या है, हर एक कंट्रीब्यूशन, हर एक एंटरप्राइज का कंट्रीब्यूशन किसमें, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में बाय डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन एन इकोनॉमी। अब मैंने यहां पर जो आपको बताया वैल्यू आउट ऑफ आउटपुट को हम क्या बोल सकते हैं, इजी लैंग्वेज में सेल्स बोल सकते हैं। सेल्स मतलब जो आपने गुड्स को बेचा। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला बनता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सेल्स। इसने गुड्स को बेचा 100 में, तो दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसने 170 में वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसने 200 में वैल्यू ऑफ आउटपुट और इसने 250 में वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। बट याद रखिएगा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इस ईयर में आपकी इकोनॉमी में अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं लेट सपोज, तो पूरी 1000 यूनिट सेल हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। हमारे पास एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ यूनिट्स बचती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जैसे इस साल बची वैसे पिछले साल भी बची होगी, तो जो हमारे पास बच गई वो भी तो पड़ी है ना, वो भी तो इसी साल में वैल्यू एडिशन क्या होगा, प्रोड्यूस की होगी ना अल्टीमेटली। तो हम क्या करते हैं इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स जो बिक गया वो प्लस व्हाट, चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं लेते, क्योंकि वैसे तो लेते क्लोजिंग इन्वेंट्री ही है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कुछ स्टार्टिंग में भी तो बची होगी ना, तो हम इंस्टीड ऑफ टेकिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वी बेसिकली टेक व्हाट, चेंजेस इन इन्वेंट्री। एंड व्हाट इज चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू व्हाट, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, हमारा जो इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर है वो मालूम कर लो, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है वो मालूम कर लो, माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सिर्फ सेल्स नहीं होता, सेल्स प्लस व्हाट, चेंजेस इन इन्वेंट्री। और चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। जैसे अगर मैं कहूं कि एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50,000 रुपीज की और ओपनिंग इन्वेंट्री थी 42,000 रुपीज की, तो मैं कहूंगा सर मेरा चेंजेस इन इन्वेंट्री 8,000 रुपीज का हो जाएगा। ओके फाइन। बट अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है लेट सपोज 50,000 रुपीज की और ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 62,000 रुपीज की थी, तो इस केस में 50 माइनस 62 विल बी द -12। तो अगर -12 आ गया तो इंस्टीड ऑफ एडिंग वी बेसिकली डिडक्ट द वैल्यू ऑफ चेंजेस इन इन्वेंट्री। वो तो फिर मैथमेटिकल कोनोटेशन जिस तरह से चलता है वैसे ही अल्टीमेटली चलेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स प्लस
चेंजेस इन इन्वेंट्री, दिस इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर फाइनल ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होगा, चेंजेस ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको कंसेप्ट वैल्यू एडिशन का बता दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और ये हमारा इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया किसका, अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन का। तो ग्रॉस वैल्यू एडिट का फॉर्मूला नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और उसके बाद में फिर इसको इरेज कर दूंगा। अब हम इसमें जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी, या जिसको हम बोलेंगे जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, फॉर बाय प्राइमरी सेक्टर। फिर सेकंड होगा प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय व्हाट, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, ये 3 सेक्टर्स इकोनॉमी में होते हैं। देखिए आपकी इकोनॉमी में वैसे 4 सेक्टर्स आपने पढ़े, हाउस होल्ड, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट। और द फर्म सेक्टर होता है, उस फर्म सेक्टर के अंदर फिर पब्लिक और प्राइवेट होता है, फिर उसके अंदर ये भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, ये मैंने आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। अब ये जो डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स होती है ना, ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट इज व्हाट, प्राइमरी सेक्टर, हमने इसको 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई करा है। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड जो होगा दैट इज व्हाट, टर्शरी सेक्टर। अब जो आपका करंट फ्लो मैंने अभी बताया था, वो करंट फ्लो को अगर हम देखें तो पूरा करंट फ्लो इन्हीं 3 सेक्टर्स के अंदर रहेगा। अब इस 3 सेक्टर में उस फ्लो में 25 लोग भी हो सकते हैं, उस फ्लो में 5 लोग भी हो सकते हैं, उस फ्लो में 3 लोग भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कौन सा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। अब मैं बात करूं अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर इज द बेसिक सेक्टर एंगेज्ड इन व्हाट, एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन किससे निकाला जाता है, ऑलवेज फ्रॉम व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में लगा हुआ सेक्टर होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से आपको रॉ मटेरियल निकाल कर देता है, एक्सट्रैक्ट करके देता है। कौन कौन आ जाएंगे अंदर इसके अंदर, इसके अंदर हमारी फार्मर्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कोल माइंस में काम करने वाले, और कॉपर माइंस में काम करने वाले, ऑयल वेल्स में काम करने वाले, मींस जो भी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते हैं, वो लोग कहलाते हैं। वो वाला जो सेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सट्रैक्शन सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इसको ब्राउन कॉलर जॉब बोलते हैं। ओके फाइन, नाउ कम टू द सेकेंडरी सेक्टर। ये लोग जब एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या निकालेंगे, एक्चुअली दे यूज टू एक्सट्रैक्ट व्हाट, रॉ मटेरियल। जैसे आपको ब्रेड खानी है तो ब्रेड के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहां से आएगा, एक्सट्रैक्शन से। वीट उगेगा, उस वीट से आपकी ब्रेड बनेगी। तो वीट का उगाने का काम एक्सट्रैक्शन सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर का काम है। अब उसको ब्रेड की प्रोसेसिंग करना, दैट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर इज नथिंग बट इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देगा। मींस दे मेक रॉ मटेरियल यूजेबल, यूजेबल, या मैं कहूं दे मेक इट एज अ कंज्यूमेबल। ये क्या करेगा, कंज्यूमेबल इसको एक्चुअली बना देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि सेकंड जो होगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंगेज होना। मैन्युफैक्चरिंग मींस ये लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको यूजेबल और कंज्यूमेबल बनाते हैं। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है ना बड़ी बड़ी, वो सारी इंडस्ट्रीज किसमें लगी हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां ये जो लोग हैं ये डायरेक्टली कंज्यूमर से अटैच नहीं है, इनको बीच में फिर एक ब्रिज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इनके और कंज्यूमर के बीच में अब भी गैप है। तो उस गैप को कौन फिल करता है, दैट गैप इज फिल्ड एक्चुअली बाय व्हाट, टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, रिटेलर्स आ जाएंगे। ठीक है, सारे होलसेलर्स आ जाएंगे, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था सप्लाई चेन में जो ट्रेडर्स होते हैं। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर्स आ जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स का मीनिंग होता है, जैसे मैं अगर कहूं कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाई तो उसको पूरी कंट्री के अंदर डिफरेंट सिटीज में उस गुड्स का सप्लाई करना, उसको डिस्पैच करना है, तो ट्रांसपोर्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ट्रांसपोर्टर जो होंगे दैट विल बी द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। जो रिटेलर जिनकी शॉप से आप अपने गुड्स को या सर्विसेज को आप लेकर आते हो, तो वो भी आपके किसका पार्ट होंगे, आपके टर्शरी सेक्टर का ही अल्टीमेटली पार्ट होंगे। ठीक है, तो टर्शरी सेक्टर क्या करता है, ये डायरेक्टली आपके
रिटेलर से कनेक्ट करता है। तो या तो वो रिटेलर्स होंगे जो ट्रेडर्स होते हैं वो, या फिर लास्ट में आपके सर्विस एडवर्टाइजर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंकर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स है या रिटेलर्स है या होलसेलर्स हैं तो वो सब इसमें। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जो पेट्रोल आपके पास आता है तो पेट्रोल को पहले आप क्या करते हैं, ऑयल वेल में से क्या करेंगे, आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन का काम किसका होगा, आपका प्राइमरी सेक्टर का। फिर उस पेट्रोल को जैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है वैसे ही क्रूड ऑयल कभी भी आप अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते, तो उसको आप क्या करते हैं, उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनरीज के अंदर क्या होता है, रिफाइनिंग होती है, ठीक है। हमारे रिलायंस की दूसरी रिफाइनरीज है ना, और ये रिफाइनिंग करने के बाद वो यूजेबल बनता है, और फिर ये आप रिफाइनरी से पेट्रोल नहीं भरवाते, आप जाते हैं कहां पर, पेट्रोल पंप पे। तो ये रिफाइनरीज से गुड्स जो होता है, पेट्रोल पंप गुड्स क्या सॉरी पेट्रोल जो है तो पेट्रोल पंप पर आता है, और फिर आप जाकर अपनी गाड़ी में उसके टैंक में पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल फिल करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, दिस इज सेकेंडरी सेक्टर एंड दिस इज टर्शरी सेक्टर। तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड था। आई होप आपको वैल्यू एडेड मेथड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा इन डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। फिर भी अगर कुछ क्वेरी या डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।